हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने पिछली क्लास में भारत के भूगोल में भौतिक प्रदेशों की बात की थी और भौतिक प्रदेशों में हमने आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान दोनों कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बात करेंगे दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठारी भूभाग। दक्षिण के पठारी भूभाग का मतलब है कि हमारे भारत में एक ऐसी भूमि जिसका निर्माण कभी प्राचीन काल में ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हुआ था। अब ऐसी भूमि जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हुई थी तो वो निश्चित है काली होगी, कठोर होगी, चटकीली होगी। तो ऐसी जो मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है जिस क्षेत्र में, उसे हम दक्षिण का पठारी भूभाग बोलते हैं। और निश्चित रूप से अगर एक बात और समझें तो हमें पता चलता है कि जब ज्वालामुखी का लावा निकला होगा तो जिस क्षेत्र में वो लावा फैला होगा तो वह क्षेत्र और अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ा ऊंचा होगा। तो कहने का मतलब होता है कि जो पठार होता है उसकी ऊंचाई भी निश्चित है। लगभग 600 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग पठार कहलाते हैं और 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर्वतीय भूभाग कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग तक पठार होता है। अब वो कठोर भी होता है, पत्थर भी निकलता है, बहुत सारी जगहों पर संगमरमर वगैरह ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो वो एक पठारी भूभाग का ही रूप होता है। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण के पठार की। तो यहाँ पर एक मैप बनाता हूँ मैं, उसके द्वारा आप देखना कि आखिर भारत में पठारी भूभाग कौन सा है। देखिए, ये आप समझ रहे होंगे शायद, ये भारत का पठारी भूभाग है, भारत का दक्षिणतम भूभाग है। और दक्षिण में यहाँ से जो ये एक एरिया बनता है, मैं जो बना रहा हूँ अब, ये एक पार्ट बनता है जिसे हम दक्षिण का पठार बोलते हैं या दक्षिण का पठारी भूभाग बोलते हैं, ये वाला एरिया। तो आप देखना, समझना थोड़ा सा, यहाँ पर पठारी भूभाग में को हमने कई प्रकार के स्थानीय नामों से जाना है और स्थानीय पठारों के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए, हमें पता लगता है कि कहीं हाड़ौती का पठार है, कहीं बघेलखंड का पठार है, कहीं दंडकारण्य का पठार है, कहीं बुंदेलखंड का पठार है, कहीं छोटा नागपुर का पठार है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में, तो झारखंड राज्य में स्थित पठारी भूभाग है, वो छोटा नागपुर का पठारी भूभाग है। इधर देखते हैं तो ये मालवा का पठार है, ये गुजरात का पार्ट मालवा, और ये ऊपर का जो पार्ट है थोड़ा सा, ये हाड़ौती का पठार। तो ऐसे इन चीज़ों से हमें पता लगता है, देखा जाता है कि ये एक भारत का पठारी हिस्सा है। इसकी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति आप लोग नोट्स बनाते रहें और देखना, नोट भी करें। इसकी परिभाषा की बात करें, भारत में
उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में तटीय मैदान से घिरा भूभाग भारत का दक्षिण का पठार कहलाता है। देखिए, परिभाषा से ही हमें पता चलता है कि ये हमारे समुद्र तटीय मैदान हैं, ये वाले भूभाग। ये समुद्र तटीय मैदान है, तो समुद्र तटीय मैदानों से ये घिरा हुआ है, ये वाले भूभाग से। और समुद्र तटीय मैदान से घिरा होने के कारण उसके ऊपर उत्तर का विशाल मैदान होने के कारण ये एक सीमा बनती है इसकी, और यह एक त्रिभुजाकार रूप निकलकर सामने आता है, और फिर हमें पता चला ये पठारी भूभाग है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण प्राचीन काल में लगभग गोंडवाना काल में, एक टर्शियरी काल था, और टर्शियरी काल से पहले गोंडवाना काल था। मैंने कल की क्लास में आपको भौगोलिक समय सारणी बताई थी, तो उस भौगोलिक समय सारणी में आप लोग देखना, उसकी क्लास लेना दोबारा से, और पता लगेगा आपको कि टर्शियरी काल से पहले का जो काल है उसमें एक काल आता है ट्रियासिक एपोक। अब ट्रियासिक जब एपोक आता है तो ट्रियासिक एपोक में ही गोंडवाना काल सम्मिलित था। उस समय के जितने भूखंड बने थे उन सबको गोंडवाना काल के भूखंड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भारत में भी ये छोटा सा भूभाग बना, इसे गोंडवाना काल का भूभाग कहा जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, एक सिद्धांत था चेम्बरलेन एवं मोल्टन का सिद्धांत, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उसमें भी यह चीज़ स्पष्ट होती है कि पठारी जो भूभाग हैं वो गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं। अब पूरे विश्व में जहाँ भी जो पठारी भूभाग है, अधिकांश, मैं अपवाद की नहीं कहता कि जैसे कैलिफोर्निया का पठार है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहाँ का जो पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, लेकिन विश्व के अधिकांश पठार गोंडवाना लैंड के पार्ट माने जाते हैं। देखिए, एक मैप बनता है, आपको मैं समझा देता हूँ इसके निर्माण की प्रक्रिया। ये एक ग्लोब बनता है, ये वाला। अब इस ग्लोब में हमने देखा एक युग था गोंडवाना काल का, जिसमें ये पृथ्वी टूट के अलग हुई, कुछ अलग अलग भूखंडों में बटी। ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में जो हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। और एक बहुत बड़ा जर्मन वैज्ञानिक था, मौसम वैज्ञानिक था जर्मनी का, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था 1912 में, जिसका संशोधित स्वरूप 1936 में भी प्रस्तुत हुआ। उस वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो उस विस्थापन सिद्धांत में बताया कि यह एक पूरा पेंजिया था, ये पूरा जो भूखंड था ये एक पेंजिया था, और यह पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और
बीच में जो पार्ट बना वो पार्ट बना टेथिस सागर का, टेथिस सागर, जो कि मैंने आपको बताया था जब हिमालय पर्वत पढ़ाया था कि हिमालय पर्वत टेथिस महासागर का हिस्सा है, यानी कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। तो उस टेथिस सागर का जो नीचे का पार्ट है वो विशाल मैदान है। तो विशाल मैदान को भी हम टेथिस सागर के हिस्सा के रूप में देखते हैं। बाकी जो उत्तर के विशाल मैदान के नीचे है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी कि टेथिस महासागर के नीचे का पार्ट क्या है, गोंडवाना लैंड। ये पूरा भूभाग गोंडवाना लैंड है। अब इस गोंडवाना लैंड में अगर आप लोगों ने विश्व का मानचित्र देखा हो और पता हो आपको, तो और पता भी होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, या सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होंगी। तो वर्ल्ड मैप में देखा होगा कि एक रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा, और उस भूमध्य रेखा के जो दक्षिण वाले पार्ट हैं वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। अब दक्षिण के पार्ट कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर जो कि अफ्रीका का ही एक हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ हिस्सा हैं, ज़्यादा पार्ट नहीं है पूर्वी द्वीप समूह का। चलो इसको रहने ही दो क्योंकि इसमें फिर डिवाइडेशन करना पड़ेगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। हम भारत की ही बात करेंगे। तो एक वर्ल्ड में जो ये भूभाग मिलते हैं वो गोंडवाना लैंड के पार्ट मिलते हैं। तो उसी में से एक हिस्सा है हमारा ये दक्षिण का पठार। हाँ, अब हम बात करते हैं, ये विस्तार की बात हो गई, निर्माण की बात हो गई। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। यह इसका जो मेन जो हिस्सा था वो गोंडवाना का ये था, ये वाला हिस्सा, यानी अपने कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो बीच का पार्ट है, दोनों भूभागों में फैला हुआ पार्ट है। ये मूल हिस्सा था सबसे पहले बना गोंडवाना काल में। जो उसके बाद में टर्शियरी काल में ये पार्ट बने, टर्शियरी काल में अपने ये पार्ट बने, जो जैसे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, और अपने जैसे दक्षिण में जो कुछ पर्वतीय भूभाग हैं जिनसे यह घिरा हुआ है, जैसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन राज्यों के बॉर्डर पर इन पहाड़ियों का संगम स्थल है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों की बात करते हैं। हाँ, अब आगे की बात करते हैं हम दक्षिण के पठार में इसका वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, मालवा का पठार, जो कि गुजरात और एमपी में स्थित है। मालवा का पठार आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ रखा होगा। मालवा एक स्टेट भी बनता है यहाँ पर। तो मालवा जो राज्य था, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसने हमारे महाराणा प्रताप के वंशजों से युद्ध किया था, उदय सिंह से या राणा सांगा से। तो वही मालवा है ये। तो मालवा बहुत बड़ा पार्ट है। तो मालवा का एक पठार है, उस पठारी भूमि पर जितना क्षेत्रफल विस्तृत है वो सब मालवा का पठार कहलाता है। तो उसका पार्ट कुछ गुजरात में है, कुछ मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ये मालवा, ये मालवा का पार्ट है।
उसके बाद में अपना दूसरा जो पार्ट बनता है वो बनता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार ये राजस्थान में है, ये मालवा के पठार से ऊपर स्थित है। ये हाड़ौती का पठार है। यहाँ पर अपने जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो राजस्थान का ये पार्ट है, ये हिस्सा अपना हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हाड़ा वंश के शासकों ने राज किया था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती का पठार कहते हैं। अपना तीसरा पार्ट आता है बुंदेलखंड का पठार। खंड का पठार ये अपना यूपी में है। अपना अगला पार्ट बनता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार की बात करते हैं, ये बनता है अपना झारखंड में। अगला पठार अपना विंध्यन पठार। विंध्यन का पठार ये अपना एमपी में, मध्य प्रदेश में। विंध्यन पठार के नीचे देखिए यहाँ पर ये विंध्यन पठार बनता है। ये विंध्यन पठार, इस विंध्यन पठार के पास में ही अपने रावी और रावी नहीं, नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ निकलती हैं, जो कि बंगाली खाड़ी की मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ से ये निकलती हैं ऐसे मध्य प्रदेश के पार्ट से, और महाराष्ट्र रहते हुए अपने खम्बाती खाड़ी में गिरती हैं ऐसे न्यूज़ जाके यहाँ से। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इन पार्ट्स का। ये मध्य प्रदेश। अगला सातवां जो भूभाग है इसका वो है बघेलखंड का पठार। अगला बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ और एमपी। ये दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़। तो ये अपने कुछ पार्ट थे अपने। एक अपना बनता है मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार बनता है। ये मेघालय राज्य में है और असम। कुछ पार्ट मेघालय में है, कुछ असम में है। ये असम का पार्ट थोड़ा सा यहाँ जाता है, ये टूटा हुआ पार्ट है इसका, अलग से इस पार्ट के साथ नहीं है ये, लेकिन इस भूमि का निर्माण भी इस भूमि के साथ में ही हुआ था। तो ये असम का पठार भी इस दक्षिण के पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आंतरिक भूभाग की। तो आंतरिक भूभाग की जब हम बात करें तो इस आंतरिक भूभाग में कौन कौन से राज्य स्थित हैं वो भी आपको बता देता हूँ, जिन राज्यों का हिस्सा इस दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। देखिए, नंबर 1 आप लोग नोट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। नंबर 1 मध्य प्रदेश। नंबर 2 छत्तीसगढ़। नंबर 3 महाराष्ट्र। नंबर 4 कर्नाटक। नंबर 5 आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग। उड़ीसा का पश्चिमी भाग। राजस्थान का दक्षिण पूर्व भाग।
गुजरात का पूर्वी भाग, ये स्टेट्स हमारे इस दक्षिण के पठार के अंतर्गत आते हैं, जिन राज्यों को हम इस पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं। छोटी सी बात और करते हैं, इस भूभाग के अंतर्गत जो ये पठार हैं, इन पठारी भूभागों के साथ साथ यहाँ पर कुछ पर्वतीय खंड भी स्थित हैं। अब पर्वतीय खंड में जैसे अजंता की पहाड़ियाँ यहाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो अजंता की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मुख्य रूप से विंध्याचल की पहाड़ियाँ, तो ये कुछ पहाड़ियों के नाम भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। अजंता की पहाड़ियाँ, नंबर 2 विंध्याचल की पहाड़ियाँ, नंबर 3 महादेव की पहाड़ियाँ। अब महादेव की पहाड़ियों के बाद में हम जैसे दक्षिण में चलते हैं, तो यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ, नंबर 5 नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नंबर 6 अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, की पहाड़ियाँ। देखिए यहाँ पर महेंद्रगढ़ की चोटी यहाँ उड़ीसा में स्थित है, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर ये स्थित है उड़ीसा में, जो दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेट्टा यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ध्यान रखना, ये नीलगिरी, इलायची और अन्नामलाई तीनों पहाड़ियाँ एक तरह से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित हैं। और ये इस तरीके से आती हैं, जैसे इधर से जाएंगी अपनी इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्थित हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये तीनों एक ऐसा रूप बनाती हैं, ये बॉर्डर एरिया है 3 राज्यों का। तो मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, और ये दक्षिण के पठार का दक्षिणी बॉर्डर बनाती हैं। जो दक्षिण भूभाग है इस पठारी भूभाग का, उसका एक बॉर्डर एरिया का निर्माण करती हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर समुद्र तटीय प्रदेश शुरू हो जाता है। तो नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही दोदा बेट्टा नाम की एक चोटी स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार हम बीच में देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से महानदी का उद्गम है, तो इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ भी बहती हैं। तो इम्पोर्टेंट नदियों की अगर हम बात करें तो दक्षिण के पठार में एक तो बहती है महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा और चौथी कावेरी। 5वीं नदी ताप्ती और 6वीं नर्मदा। देखिए दक्षिण भारत की 6 मुख्य नदियां हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई, और 6 नदियों का संबंध दक्षिण के पठार से है, क्योंकि इन सभी 6 नदियों का उद्गम स्थान इस दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। इस दक्षिण के पठार में ही ये अपने जल की आपूर्ति करती हैं, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए या अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए। तो मुख्य रूप से इन नदियों को हम दक्षिण के पठार के रूप में ही जानते हैं कि यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ की जन या यहाँ के लोग इन नदियों पर आश्रित हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था इन नदियों पर आश्रित है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी पाई जाने के कारण यहाँ पर एक कपास की फसल के लिए ही उपयुक्त है ये मिट्टी।
बाकी और कोई फसलें इतने अच्छे प्रकार की यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिजों पर निर्भर है, क्योंकि ये पूरा के पूरा एरिया खनिजों का भंडार है। सबसे ज़्यादा खनिज हमारे इस दक्षिण के पठार के एरिया में मिलते हैं। धात्विक खनिजों की अगर हम बात करें या अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो ये सारे खनिज अपने यहाँ पर मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की अर्थव्यवस्था अपने इस नदियों पर निर्भर करती है। यहाँ बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी स्थित हैं जो अपने जल विद्युत का निर्माण करती हैं। ये हमारा दक्षिण का एक पार्ट था। और अगर हम इसी की बात करें तो इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं हम कि इसका जब डिवाइडेशन हम करते हैं दक्षिण के पार्ट का तो 2 भागों में करते हैं। वो शॉर्ट रहता है थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से। एक तो आता है ये मुख्य पठार और एक आता है अपना सीमांत पठार। सीमांत पठार यानी कि मुख्य पठार की अगर हम बात करें तो मुख्य पठार में अपना ये कर्नाटक के दक्षिण वाला हिस्सा, अपना कर्नाटक भी शामिल है उसमें, यानी महाराष्ट्र के दक्षिण का जो हिस्सा आता है वो अपना मुख्य पठारी भूभाग है। और इस कर्नाटक के महाराष्ट्र के ऊपर का जो एरिया आता है जिसमें महाराष्ट्र शामिल है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया अपना सीमांत पठार माना जाता है। यानी कि जब निर्माण प्रक्रिया हुई तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अगर हम देखें तो ये पठार अपना मुख्य पठार है और उसके बाद में इस पठार का निर्माण हुआ तो ये अपना सीमांत पठार के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं समुद्र तटीय मैदान की। तो समुद्र तटीय मैदान को हम अगली क्लास में डिफ़ाइन करेंगे। तो आज हमने दक्षिण के पठारी भूभाग का अध्ययन किया, तो इसमें आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर भी 1-2 बार ये वीडियो देखना और अपने अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि सारी चीज़ मैंने इस दक्षिण के पठार में आप लोगों को मेंशन की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।